नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे मालती जोशी की कहानी प्रतिरोध। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके पूरे बदन में जैसे छिपकलियाँ रेंग रही थीं। नंदोई का तिलजिला स्पर्श याद करके उसे उबकाई आ रही थी। उनकी लोपुप दृष्टि मानो अभी तक उसका पीछा कर रही थी और वासना से सने शब्द अब तक कानों में झंझना रहे थे। उस समय मन तो हुआ था कि तमाचा जड़ दे, पर रिश्ते आड़े आ गए, इसीलिए सिर्फ धमकाकर छोड़ दिया। बदले में उन्होंने भी धमकी दे डाली, शिकायत करके तो देखो, इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। एक क्षण तो मीरा सहम गई थी। अभी तो शादी को कुल जमा 6 महीने भी नहीं हुए और वह कैसे दूध चक्र में फंस गई है। उसकी शादी के बाद ननद पहली बार सपरिवार घर आई हैं। उन लोगों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह शाम पकवान बना रही है। ननद को पानी का गिलास तक नहीं उठाने देती। अपनी अलमारी उसने दीदी के नाम पर खुली छोड़ दी है, जो चाहे निकाले और पहने। बड़ी मन्नतों से पाए उसके बच्चे पर पूरी माया ममता लुटा रही है। उसकी शैतानियों को नज़रअंदाज कर रही है, उसकी शरारतों को बख्श रही है। पर पता नहीं नंदोई के साथ वह सहज नहीं हो पाई। उसके अंतर मन ने उसे सचेत कर दिया था कि इस आदमी की नज़र साफ नहीं, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। शायद उसकी यही कोशिश उनके अहंकार को आहत कर गई थी। उनका पौरुष दर्प इस अवमानना से तिलमिला उठा था और शायद इस अपमान का बदला चुकाने के लिए ही वे मौके की तलाश में रहे हों। वह शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। दोपहर का खाना खाकर सुयश रोज की तरह दुकान चले गए थे। अम्मा जी बिटिया को लेकर सुनार के पास गई थी। मेहरी भी काम निपटाकर जा चुकी थी। उसी समय उन्होंने रसोई की चौखट पर खड़े होकर आवाज़ दी, क्यों, एक कप चाय मिल सकेगी क्या? उसका जी धक से रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह घर में बिल्कुल अकेली है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आप बाहर चलकर बैठे, मैं वही ले आऊँगी। दरअसल उनके वहाँ खड़ा रहने से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। यहाँ पानी तो पी सकता हूँ या उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप एक गिलास भरा, ट्रे के एक सिरे पर उसे रखा और दूसरे सिरे से टे पकड़कर उनके सामने कर दिया। मैं क्या अछूत हूँ जो इस तरह से पानी दे रही हो? वे गुर्राए। फिर मीरा भी चुप रही और चाय की तैयारी में जुट गई। वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। जीजा जी भी उसका मंतव्य समझ गए और चुपचाप बाहर जाकर बैठ गए। उसने बड़ी राहत महसूस की। चाय बनाकर वह धीरे से बैठक के कमरे में रख आई। उन्होंने अखबार से सिर उठाकर देखा। यह क्या, एक ही कप बनाकर लाई हो? तुम्हारा कप कहाँ है? जी मैं शाम को चाय नहीं पीती। थोड़ा साथ तो दे सकती हो। चाय क्या कोई अकेले पीने की चीज़ है? आओ एक कप ले आओ, इसी से शेयर कर लेंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा, रसोई में बड़ा काम पड़ा है, कहकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उन्होंने उसका आंचल पकड़ लिया। जीजा जी, आप होश में तो हैं? उसने किसी तरह अपना आंचल छुड़ाते हुए कहा। होश में कहाँ हूँ, मेरे होश तुमने छीन लिया है। जीजा जी, आप घर के बड़े हैं, बड़ों की तरह व्यवहार कीजिए। बड़ा तो हूँ तो क्या हुआ, बूढ़ा तो नहीं हूँ। चाय का तो एक बहाना था, सोचता था उसी बहाने मेरे पास 5 मिनट बैठोगी, पर तुम तो जैसे मेरी छाया से भी दूर भाग रही हो। मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। आप मेहमान हैं तो फिर मेहमानों की मर्यादा में रहिए, नहीं तो क्या कर लोगी तुम?
मुझे मजबूरन अम्मा जी या इनसे शिकायत करनी पड़ेगी। और तुम्हारा वह मिट्टी का माधो मेरा क्या कर लेगा? मेरे सामने आँख उठाकर बात करने तक का तो उसमें ताब नहीं है। तुम शिकायत करके तो देखो, इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। आखिर क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? इसके बाद मीरा वहाँ खड़ी नहीं रही, रसोई का दरवाज़ा बंद करके सीधे ऊपर कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका तन मन अभी भी घृणा से जल रहा था, हृदय भर के धड़क रहा था। इस व्यक्ति की खोटी नीयत को उसने शादी के मंडप में ही भांप लिया था। गरीब घर की लड़की थी मीरा, पर रूप राजरानी सा पाया था। इसीलिए सुयस की माँ ने उसे बेटे के लिए मांग लिया था। मीरा के माँ बाप को इस प्रस्ताव से ही धन्य हो गए थे। 2 बेटियों का ब्याह करके वे एकदम खोखले हो गए थे। 2 की चिंता और थी। ऐसे में यह प्रस्ताव तो वरदान ही था जैसे। बिना किसी दान दहेज के ऐसा घर-वर जुटाने का तो वे सपना भी नहीं देख सकते थे। शादी के मंडप में ही जीजाजी को पहली बार देखा था। मजाक के नाम पर बड़ी भद्दी फब्तियाँ कस रहे थे और सब लोग हो हो करके हंस रहे थे। कभी कहते भैया यह तो लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया समझो। कभी कहते इसी को कहते हैं छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। दीदी से बोलो यह भी हमारी तरह मानव पूनों की जोड़ी है, बस भूमिकाएं कुछ बदल गई हैं। दीदी बेचारी कट कर रह गई थी। घर आते आते ही अम्मा जी से बोले, अम्मा यह काम आपने बहुत अच्छा किया, आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। मीरा ने देखा था कि जीजाजी की हर टिप्पणी पर सुयस का चेहरा बुझ जाता था। पहले तो उसे हैरानी हुई थी कि कोई भी इस व्यक्ति को कोई घुड़काता क्यों नहीं, क्यों सब इसकी बेजा हरकतों से बर्दाश्त किए जा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये इस घर के दामाद हैं, उनकी हर बात जायज़ है। तभी से एक व्यक्ति के मन में वितृष्णा का एक भाव उपजा था। अब तो उसके साथ भय और क्रोध भी जुड़ गया था। उसके सामने जाने की इच्छा तक नहीं हो रही थी। करीब 7 बजे माँ बेटी बाजार से लौटी। अपनी आंखों से उन्होंने रिक्शे से उतरते देखने के बाद ही वह कमरे से बाहर आई। उन लोगों के आते ही जीजाजी बाहर चले गए। जाते हुए कहते गए कि खाने पर इंतज़ार मत करना, किसी दोस्त के साथ कार्यक्रम है। मीरा ने राहत की सांस ली। उसने फटाफट खाना बनाया, सास नंद को खिलाया और कमरे में आकर लेट रही। प्रतीक्षा रोज ही करती थी, पर आज दरवाज़ा खुला रखने का साहस नहीं हुआ उसे। किताब पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुयस ने शायद 2-4 बार दरवाज़ा खटखटाया होगा, क्योंकि जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका मूड काफ़ी उखड़ा हुआ था। किसके ख्यालों में खो गई थी कि मैं इतनी देर से दरवाज़ा पीटता रहा और तुम्हें सुनाई नहीं दिया। उन्होंने तख्ल स्वर में पूछा, सॉरी, पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला, कैसे आँख लग गई? आँख लगाने का शौक़ इन दिनों चढ़ा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? सुयस ने कोई जवाब न दिया। गुस्से चेहरे पर हावी था। जूते पहने पहने ही वो बिस्तर पर लेट गया। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगा रही हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बाहर खाकर आया हूँ। वह कहना चाह रही थी कि खाकर आए हैं तो क्या हुआ, मेरे साथ धोकर खा लीजिए, पर उनका मूड देखकर चुप रह गई। पलंग पर सामने बैठकर उसने बातें शुरू करने की गरज से शुरू ही किया था कि वह चीख कर बोले, लीव मी अलोन, मेरे सामने नौटंकी मत करो। मीरा स्तंभ रह गई। इतना घुरना आदमी इतनी कड़वी कठोर बात कैसे कह सकता है? मीरा जानती थी कि सुयस हमेशा हीन ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं। वे अपने को मीरा के योग्य नहीं समझते। पता नहीं कैसे उनके मन में यह बात बैठ गई कि मीरा ने परिस्थिति से मजबूर होकर शादी के लिए हाँ की होगी। यह एहसास उन्हें बेचारा सा बना देता है। वे कभी खुलकर अपनी कोई बात नहीं कहते।
किसी तरह की फरमाइश नहीं करते। उसने उनकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। फिर वे आज अचानक इतने आक्रामक कैसे हो गए? उनका मन एकदम चौकन्ना हो गया। कहीं यह सब नंदोई की करतूत तो नहीं? बाहर कहाँ खाया? होटल में? साथ में कौन था? क्या फौजीदारी करोगी जो इतने सवाल दाग रही हो? अच्छा, जाने दीजिए। एक बात बताइए, आपके साथ जीजा जी आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं, पर क्या विश्वसनीय भी हैं? सुयस एकदम चौंक कर उठ बैठे। जीजा जी को बीच में क्यों ला रही हो? आप उन्हीं के साथ गए थे ना? सुयस चुप रह गए। उनका मौन ही स्वीकृति थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी से उनकी शिकायत की तो वे मुझे बदनाम करेंगे, लेकिन वे इतने कायर निकलेंगे कि उन्हें मेरी शिकायत करने तक के सब्र नहीं हुआ। उन्होंने पहल करने में ही अपनी कुशलता समझी है। मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? उस आदमी को उसकी औकात तो दिखानी ही होगी। वैसे यह काम आपको करना चाहिए था, लेकिन आपको अपनी कुठाए सहलाने से ही फुर्सत नहीं है, तो अपनी लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी। सुनो, बेकार का तमाशा मत करो। और वे जो मेरा तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं, मुझे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। वह दंदनाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। मेहमान का कमरा खाली था। अम्मा जी के कमरे में बैठक जमी हुई थी। अम्मा अपने बड़े से पलंग पर बैठकर छालियाँ कतर रही थी। लालन को गोद में लेकर बिटिया रानी पास में ही बैठी थी। जमाई राजा पान चबाते हुए सामने की कुर्सी पर बैठे थे। वे अपनी लफवाजी झाड़ रहे थे और माँ बेटी तन्मयता से उन्हें सुन रही थी। अम्मा, आपने बड़ी गलती की, बस गोरा रंग देखा और रीझ गई। अरे पहले कुशलशील तो देख लेती, फिर लड़की घर में लाती। ये छोटे घरों की लड़कियां रासलीला रचाने में बड़ी माहिर होती हैं। वे तो आपके आशीर्वाद से मैं बच गया, वरना मैं तो ठगी गई बेटा। हीरा समझकर कांच उठा लाई। मुझे क्या पता था। अम्मा बोलते बोलते एकाक रुक गई। उन्होंने दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखा। कुछ देर कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सबकी नज़रें अपनी ओर उठती देखकर मीरा मंथर गति से कमरे में चली आई और सास के पलंग पर खड़ी हो गई। ये कैसी रासलीला का वर्णन हो रहा है जीजा जी? जरा हम भी तो सुनकर देखें। उनसे स्पष्ट देखा कि सास और ननद ने घृणा से मुंह फेर लिया और जीजा जी अपनी कुर्सी पर बैठे कसमसाए रहे। आपने बताया नहीं जीजा जी, किस रासलीला का बखान हो रहा था? सब तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होते, समझी? तुम्हें करते लाज नहीं आई।